अब आगे मिहिर जब जाकर अपने रूम को ओपन करता है तो वहां पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वही हॉल में दाइमा और रघुवेंद्र जी बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं और वही श्रेया तो बस अपने आप में ही मुस्कुराए जा रही होती है। उसको इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर रघुवेंद्र जी कहते हैं, श्रेया क्या हुआ, तुम इतनी मुस्कुरा क्यों हो? श्रेया कहती है, आह कुछ नहीं दादाजी, बात ऐसे ही। और फिर वह अपने मन में कहती है, दादाजी आप लोग भी ना कितने पुराने तरीके के प्लेनर्स बनाते हो। ऐसा कुछ नहीं होता आज के टाइम में। आज के टाइम में तो हमें कुछ डिफरेंट चीजें करनी पड़ती है और जो मैंने किया है मुझे लगता है वो पक्का वक्त करेगा। सॉरी आप सब की बात ना मानने के लिए, लेकिन मैं वह नहीं कर पाई जो आप सब ने कहा था, बल्कि मैं तो कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखने के बाद भाई गुस्सा करेगी या फिर पूरी तरीके से लड्डू हो जाएगा। बट कोई नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी क्योंकि भाई के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा करने से ही वह दोनों एक दूसरे के करीब आ पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे और अपने रिश्ते को आगे भी बढ़ा पाएंगे। क्योंकि कितनी मुश्किल से तो भाई ने शादी की है और अब मैं नहीं चाहती वह शादी करने के बाद भी अपने कल में फंसे रहे। मुझे उनको उनके कल से बाहर निकलना ही होगा और इसका जरिया रीति बनेगी। वही दूसरी तरफ वही मिहिर अपने रूम के अंदर आता है और डोर को बंद करता है और बाद वह अपने रूम को देखने लगता है। मिहिर का जो रूम था वह रूम बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। उसके बेड पर भी फ्लावर ही फ्लावर थे। मिहिर जल्दी से अपने बेड के पास आता है और बेड से सारे फूलों को हटाने लगता है और वह गुस्सा करते हुए कहता है, क्या है ये सब? फिर वह उन जलते हुए कैंडल्स के पास जाता है और उन्हें भी बुझा देता है और फिर अपने आप को शांत करते हुए अपने क्लोजर रूम से अपने लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े निकलता है और उसे लेकर वॉशरूम की डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करके अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद वह अपने कपड़ों को अच्छे से रख देता है और फिर अपने शर्ट को खोलकर वही बकेट में डाल देता है और शावर को ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। पानी की बूंदें उसके ऊपर गिरने लगती है और फिर वह जल्दी से अपने पेट को भी ओपन करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक जोर की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। मिहिर जब ये देखता है तो वह शॉक हो जाता है और अपने फेस को टर्न करता है तो वहां पर रीति को देखता है। मिहिर तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। और वहीं दूसरी तरफ रीति बस चिल्लाए जा रही थी। मिहिर जब ये देखता है तो उसे डर लग जाता है कि कहीं कोई इसका चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रूम के अंदर न आ जाए। मिहिर जल्दी से भागते हुए रीति के पास जाता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, शाह क्या कर रही हो तुम? और तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं कुछ नहीं करने वाला, चुप हो जाओ। मैं बस गलती से आ गया था। रीति उसकी बात सुनकर एकदम शांत हो जाती है क्योंकि मिहिर उसके एकदम क्लोज था। वह मिहिर की ब्रीदिंग अपने चिक्स पर फील कर सकती थी। मिहिर बस रीति को ही देखे जा रहा था। दोनों पर ही पानी की बूंदें पड़ रही थी क्योंकि शावर के नीचे थे, इसलिए धीरे धीरे करके वहां पानी के बूंदें उन दोनों पर ही गिरती जा रही थी। पानी गिरने की वजह से रीति ने जो व्हाइट शर्ट पहनी थी वह पूरी तरीके से भीग चुकी थी और रीति के बॉडी से पूरे तरीके से चिपक चुकी थी। मिहिर जब देखता है रीति कुछ नहीं बोल रही तो वह धीरे से रीति से दूर होता है और उसकी तरफ देखने लगता है। रीति का फेस पूरी तरफ से रेड हो चुका था और रीति ने जो शर्ट पहनी हुई थी वह बार बार उसे नीचे की तरफ खींच रही थी क्योंकि रीति ने ओनली व्हाइट शर्ट ही पहनी हुई थी जो उसकी अब उसकी बॉडी से पूरी तरीके से चिपक चुकी थी। मिहिर का ध्यान जब इस चीज पर जाता है तो वह रीति को दिखता ही रह जाता है। वही रीति को इस वक्त इतनी ज़्यादा साइनेस फील हो रही थी कि वह अपने फेस को टर्न कर लेती है। उसने जो शर्ट पहनी हुई थी वो शर्ट उसके एक शोल्डर से नीचे गिर चुकी थी। रीति का एक शोल्डर मिहिर को पूरी तरीके से विजिबल हो रहा था और रीति की बैक मिहिर को दिख रही थी। मिहिर बस रीति को देखा ही जा रहा था और फिर उसको पता भी नहीं चलता कि कब उसके कदम रीति की तरफ बढ़ जाते हैं। रीति तो बस चुपचाप से खड़ी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है, क्योंकि श्रेया ने तो उसे ये शर्ट पहनकर और यह बोलकर भेजा था कि उसने रीति के लिए वॉशरूम में एक गिफ्ट रखा है, उसे जाकर ले लेना है। वह अपने गिफ्ट के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है जिससे रीति की हार्टबीट फास्ट हो जाती है। मिहिर रीति के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका था और वह उसके शोल्डर को ही देखे जा रहा था जो उसे विजिबल हो रहा था। मिहिर फिर धीरे से अपने एक हाथ को रीति के शोल्डर को टच करता है। रीति जैसे ही मिहिर के हाथ को अपने ऊपर फील करती है वह कांप जाती है। वही मिहिर धीरे धीरे करके रीति के नेक के और क्लोज आने लगता है। रीति अब मिहिर की ब्रीदिंग को अपने शोल्डर महसूस कर सकती थी। रीति के लिए ये सब चीज़ बिल्कुल नई थी, उसे नहीं पता था ये सब क्या है और उसे क्यों इतना अजीब लग रहा है।
मिहिर जैसे ही रीति के शोल्डर पर किस करने वाला होता है तभी उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मिहिर जब ये सुनता है तो वह अपने सेंस में वापस आता है और अपने हाथों को देखा है जो उसने रीति के शोल्डर पर रखा था, और फिर उसे रियलाइज होता है अभी वह क्या करने वाला था। जब वह ये देखता है तो वह रीति से तुरंत ही दूर हो जाता है और कस के अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है, ओह गॉड, ये मैं क्या करने वाला था, मैं ऐसे बहक कैसे सकता हूँ। फिर वह तुरंत अपने फेस को दूसरे साइड कर लेता है, वही रीति अभी भी रो रही होती है। मिहिर कुछ देर तक बस ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके खड़ा रहता है और फिर वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है और बाथरूम में चारों तरफ देखने लगता है और तभी उसे अपना बाथरोब नजर आता है। वह तुरंत ही बाथरोब को उठता है और शावर को बंद करता है और फिर जल्दी से रीति के पास आता है और उसे बाथरोब से कवर करता है और उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहता है, रीति मेरी तरफ देखो। लेकिन रीति अपना सर झुका चुपचाप से खड़ी रहती है और एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती है। मिहिर फिर रीति के फेस को अपने एक हाथ से पकड़ के ऊपर करता है और कहता है, रीति। रीति फिर धीरे धीरे करके रीति की तरफ देखता है। रीति की आंखें पूरी तरीके से आंसुओं से भरी थी। मिहिर फिर रीति की तरफ देखता है और कहता है, रीति क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। रीति उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। मिहिर फिर जल्दी से रीति को अपनी गोद में उठा लेता है जिससे रीति एकदम शॉक हो जाती है। मिहिर रीति को लेकर बाथरूम से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वह उसे बेड पर बैठाता है और खुद भी उसके पास बैठता है और फिर वह उसके फेस की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से गिर रहा है आंसू को साफ करता है और कहता है, रीति रोना बंद करो और मेरी तरफ देखो। रीति उसकी बात सुनकर अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखती है। मिहिर फिर आगे कहता है, रीति तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। रीति अपने सर को धीरे से हाँ में हिलाती है। मिहिर फिर उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, फिर बताओ मैं कौन हूँ। रीति धीरे से कहती है, आप मैं मेरे हस्बैंड है। मिहिर उसकी इस बात पर स्माइल करता है, कहता है, हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए अब से तुम बिल्कुल भी नहीं रोओगी। चलो प्रॉमिस करो मुझे। रीति तो बस हैरानी से मिहिर की तरफ ही देखने लगती है। मिहिर उसको कुछ ना बोलता हुआ देखकर कहता है, रीति मैंने बोला मुझसे प्रॉमिस करो, तुम नहीं रोओगी अब से। रीति धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। मिहिर फिर उसके नोज को टच करते हुए कहता है, गुड बाय, अब चलो फटाफट तुम तैयार हो जाओ, नीचे हमें डिनर करने चलना है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। मिहिर फिर रीति के कपड़े लाकर उसे देता है और उसे चेंज करने के लिए भेज देता है। रीति जब कपड़े चेंज करके आती है तो मिहिर की नज़र उसके बालों पर जाती है जहाँ से अभी भी पानी की बूंदें गिर गई थी। मिहिर फिर रीति का हाथ पकड़ के वापस से ड्रेसिंग टेबल के पास बैठता है और हेयर ड्रायर की मदद से उसके बालों को अपने हाथों से सूखने लगता है। रीति बस मिहिर के फेस की तरफ ही देखी जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था किसकी लाइफ में अब इतने केयर करने वाले लोग हैं। मिहिर फिर उसके बालों को सुखाने के बाद खुद वॉशरूम जाता है और कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वह रीति की तरफ दिखता है जो अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। रीति को देखकर मिहिर के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वह उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, रीति तुम सच में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। फिर वह रीति के पास जाता है और उसके नोज को टच करते हुए कहता है, बेबी तुम तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रही हो, चलो हम नीचे डिनर करने चलते हैं। इतना बोलकर वह रीति के हाथों को पकड़ लेता है। रीति जब देखती है मिहिर ने उसके हाथों को पकड़ लिया है तो वह उसके हाथों की तरफ ही देखने लगती है। फिर दोनों डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। डाइनिंग एरिया में सारे लोग अपनी अपनी जगह पर पहले ही बैठ चुके थे और उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। मिहिर फिर रीति के लिए एक चेयर खींचता है, कहता है, रीति तुम यहाँ पर बैठ जाओ। रघुवेंद्र जी जब यहाँ देखते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सारे लोग अपना डिनर खत्म करते हैं और हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तभी रघुवेंद्र जी मिहिर का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मिहिर फिर उनके साथ एक साइड में चला जाता है और कहता है, हाँ बोलिए। रघुवेंद्र जी कहते हैं, मिहिर श्रेया इस बच्चों को जन्म देना चाहती है। मिहिर जब ये सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, दादाजी आपकी क्या बोल रहे हैं, आपको पता भी है। रघुवेंद्र जी कहते हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, उसने अपना डिसीजन ले लिया है। मिहिर कहता है, लेकिन वो अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे संभाल पाएगी, और जब लोगों को पता चलेगा तो, और अगर उन लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, आपने कभी सोचा है। रघुवेंद्र जी कहते हैं, मिहिर मुझे पता है तुम उसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन उसे हमारी ज़रूरत है। उसने कहा वह एक छोटी सी जान को नहीं मार सकती है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है।
और रही लोगों की बात, उसका हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारी श्रेया बहुत स्ट्रांग है, वह सब कुछ संभाल लेंगे, बस हमें स्ट्रेंथ बनकर उसके साथ खड़ा रहना है। मिहिर कहता है, दादाजी मैं उसका साथ नहीं छोड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बहन की जिंदगी किसी भी की भी वजह से बर्बाद हो। रघुवेंद्र जी कहते हैं, ठीक है तुम उससे बात कर लेना। मिहिर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने गहरी सांस ली और फिर रघुवेंद्र जी की तरफ देखा। ठीक है दादाजी, मैं श्रेया से बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये फैसला वह पूरी तरह सोच समझ कर ले, सिर्फ इमोशंस में आकर नहीं, मिहिर ने गंभीर स्वर में कहा। रघुवेंद्र जी ने प्यार से मिहिर के कंधे पर हाथ रखा। मैं जानता हूं बेटा, और इसी वजह से चाहता हूं कि तुम उससे बात करो, वह तुम्हारी बात समझेगी। मिहिर ने सहमति में सिर हिलाया और फिर बिना देर किए श्रेया के कमरे की ओर बढ़ गया। श्रेया का कमरा। श्रेया कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी, हल्की हवा उसके बालों को छूकर गुजर रही थी। उसकी आंखें कहीं दूर शून्य में खोई हुई थीं। मिहिर ने दरवाज़ा खटखटाया। श्रेया, मैं अंदर आ सकता हूँ? श्रेया चौंक कर पीछे मुड़ी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, भैया आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं। मिहिर अंदर आया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर मिहिर ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, श्रेया क्या तुम इस फैसले को लेकर बिल्कुल पक्की हो? श्रेया ने गहरी सांस ली और मिहिर की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ भैया, मैंने बहुत सोचा है, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, यह मेरी गलती नहीं है, फिर मैं सजा क्यों दूं? मिहिर की आंखों में चिंता थी, लेकिन वह अपनी बहन की मजबूती भी महसूस कर सकता था। उसने धीरे से कहा, श्रेया मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि जब लोग बातें बनाएंगे, जब मुश्किलें आएंगी, तब क्या करोगी? श्रेया ने आत्मविश्वास से कहा, भैया मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब और नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ, ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे खुशी से निभाऊंगी। मिहिर ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसकी मजबूती पर गर्व महसूस किया। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। श्रेया की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने मिहिर का हाथ पकड़कर कहा, मुझे पता है भैया, और यही बात मुझे और मजबूत बनाती है। मिहिर ने प्यार से उसकी पीठ पर एक हल्की थपकी दी और कहा, अब आराम करो, और हाँ, अगर कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं जानता हूं कि उन्हें कैसे जवाब देना है। श्रेया मुस्कुराई, ओके भैया। मिहिर कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। उसने फैसला कर लिया था, अगर श्रेया इस फैसले पर अड़ी हुई है तो वह उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा, चाहे जो भी हो। रीति मिहिर के बेडरूम के में आ गई होती है और वह रूम को ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि अभी तक उसने रूम को अच्छे से देखा नहीं था। रात के सन्नाटे में हल्की ठंडी हवा कमरे के भीतर बह रही थी। मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुलते ही एक गहरी, रहस्यमयी और ठंडी वाइब महसूस होती थी। चारों तरफ ब्लैक थीम की सादगी और शाही अंदाज घुला हुआ था। कमरे की दीवारें गहरे चारकोल ब्लैक शेड में रंगी थीं, जिन पर मेटालिक सिल्वर पैनल्स लगे थे जो हल्की रोशनी में चमकते थे। फर्श पर ब्लैक मार्बल टाइल्स बिछी थीं, जिन पर कदम रखते ही हल्की ठंडक महसूस होती थी। छत से लटकता एक बड़ा ब्लैक क्रिस्टल झूमर हल्की सिल्वर रोशनी बिखेर रहा था, जो पूरे कमरे को एक डार्क लेकिन क्लासी लुक दे रहा था। बीचों बीच रखा किंग साइज बेड अपनी शानदार ब्लैक वेलवेट हेडबोर्ड के साथ राजसी लुक दे रहा था। बेड पर बिछी सिल्क की ब्लैक बेडशीट और उस पर रखे हल्के ग्रे और सिल्वर कुशन पूरे माहौल को और ज्यादा एलिगेंट बना रहे थे। बेड के पास ही एक साइड टेबल थी, जिस पर एक वाइन ग्लास और ब्लैक गोल्ड स्टाइलिश टेबल लैंप रखा था, जिसकी मध्यम रोशनी कमरे में एक अलग ही आकर्षण भर रही थी। रूम के एक कोने में बड़ी फ्लोर टू सीलिंग विंडो थी, जिस पर ब्लैक शेयर कर्टेन्स लगे थे, जो हल्की हवा में लहराते हुए बाहर के नज़ारे को थोड़ा धुंधला कर रहे थे। बाहर शहर की जगमगाती लाइट्स दिख रही थी, जो इस डार्क माहौल में एक अलग ही कनेक्शन जोड़ रही थी। साइड में एक ब्लैक फायरप्लेस जल रही थी, जिससे हल्की हल्की गर्माहट कमरे में घुल रही थी। उसके ऊपर एक बड़ा एलिगेंट मिरर लगा था, जो रूम की ग्रैंडनेस को और भी बढ़ा रहा था। पास ही एक मिनी बार सेटअप था, जिसमें ब्लैक एंड गोल्डन थीम वाली बोतलें रखी थीं। कमरे का हर कोना रहस्यमयी, क्लासी और अंडरस्टेटेड लग्जरी से भरा था, एक ऐसी जगह जहां शांति भी थी और एक अनकही गहराई भी। रीति उस रूम को देखने के बाद एकदम मेस्मराइज हो जाती है।
उसे ये तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर वह रूम को अच्छे से देख लेने के बाद रूम में ही रखे काउच पर जाकर लेट जाती है और उसे कुछ ही देर में नींद भी आ जाता है। वही जब मिहिर अपने रूम में आता है तो रीति उसको बेड पर दिखाई नहीं देती है, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और रूम में चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र काउच पर जाती है। यहाँ पर रीति बहुत ही आराम से सो रही थी। मिहिर उसको वहाँ पर देखकर एक गहरी सांस लेता है। फिर वह धीरे धीरे करके रीति के पास जाता है। रीति ने खुद को होल्ड किया हुआ था। मिहिर रीति को देखने के बाद स्माइल करता है, लेकिन तभी वह कुछ नोटिस करता है और उसे समझ में आ जाता है रीति को ठंड लग रही है। मिहिर फिर इसी के टेम्परेचर को थोड़ा कम करता है और एक ब्लैंकेट लाकर उससे रीति को अच्छे से कवर कर देता है और खुद जाकर बेड पर लेट जाता है। लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी, बल्कि वह अपने डैड की धमकी के बारे में ही सोच रहा था। और फिर वह रीति की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा इस शादी को करने का सिर्फ एक ही रीज़न था और वो था नफरत। लेकिन मुझे नहीं पता था इस शादी से तुम मेरी लाइफ में आ जाओगी। तुम्हारी कहानी भी बिल्कुल उसी की तरह है और सर इसलिए मैं तुम्हारी तरफ एक खिंचाव महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ भी खतरनाक हो जाए। इसलिए अब तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, क्योंकि तुम मेरा प्यार नहीं बन सकती हो और तुम्हें मैं अपनी कमजोरी बनने नहीं दूंगा। आगे की कहानी। मिहिर के शब्दों के साथ ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। काउच पर सोई हुई रीति शायद गहरी नींद में थी, लेकिन मिहिर की नजरें उस पर टिक गई थी। उसके माथे पर कुछ लंटें बिखरी हुई थीं और उसकी सांसों की धीमी लय कमरे के ठहराव को और भी गहरा बना रही थी। मिहिर ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर बैग की हेडबोर्ड से टिका दिया। उसके दिमाग में उसके पिता की कई बातें घूम रही थीं। अगर तुमने इस शादी को निभाने की कोशिश की तो तुम्हें मेरी ताकत नहीं बल्कि मेरा गुस्सा मिलेगा, मिहिर। उसके पिता की सख्त आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह रीति को इस सब में नहीं घसीटना चाहता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वह रीति को खुद से दूर करने की कोशिश करता, उतना ही वह उसकी ओर खींचता चला जा रहा था। कुछ देर तक वह यूं ही उसे देखता रहा, फिर धीरे से उठकर काउच के पास आया। रीति के चेहरे पर हल्की ठंडक की वजह से एक हल्की शिकन उभर आई थी। मिहिर ने अनायास ही अपना हाथ उसकी हथेली पर रखा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। एक पल के लिए उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसने रीति की हथेलियां अपनी गर्म हथेलियों में भर ली। रीति ने हल्का सा करवट बदला, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। काश ये सब आसान होता, मिहिर ने खुद से कहा और धीरे से उसकी उंगलियां छोड़ दी। फिर वह वापस बेड की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार उसकी नज़रें रीति से हट नहीं रही थीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब कुछ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत जल्द वह रीति को अपनी जिंदगी से निकाल देगा, या शायद खुद ही उससे दूर चला जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? मिहिर ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके जहन में एक ही ख्याल चल रहा था, क्या होगा अगर वो रीति को खुद से दूर नहीं कर पाया तो? फिर वह ऐसे ही सोते हुए कब सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 6 बजे ही रीति की नींद खुल जाती है। वह उठने के बाद तुरंत वॉशरूम के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद शावर लेकर वह बाहर आ जाती है और तभी उसे दाई माँ की कही हुई बातें याद आती है। उसे जैसे ही उसकी सारी बातें याद आती है वह तुरंत रूम डोर ओपन करती है और नीचे चली जाती है। रीति रूम से सीधा किचन के अंदर आती है और वह किचन को ध्यान से देखने लगती है। इस वक्त किचन में कोई भी नहीं था, क्योंकि अभी तक मेड्स भी नहीं जगी थी। रीति फिर किचन को ध्यान से देखती है, जैसे कहाँ पर क्या रखा हुआ है। सारी चीज़ देख लेने के बाद वह खाना बनाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि कल जब दाई माँ यहाँ से गई थी तो उन्होंने उससे कहा था कि अब से रीति का यही घर है, वो अब अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर रहेगी और यह फैमिली अब उसकी फैमिली है और इसीलिए अब उसे अपनी इस फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। और मिहिर उसका हस्बैंड है तो उसे उसकी बात भी सुननी पड़ेगी, वह जैसा बोलेगा उसे वैसा करना पड़ेगा। रीति यही सब सोचकर सुबह जल्दी से किचन में आ जाती है ताकि वह अपनी फैमिली के लिए अपने हाथों से खाना बना सके, क्योंकि वह अपने जाने में अपनी इस फैमिली के लिए इतना ही कर सकती थी। वह उन्हें अपना प्यार अपने क्या इसी तरह से दिखा सकती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी किसी एक गलती की वजह से यह फैमिली उससे दूर हो जाए। रीति धीरे धीरे करके खाना बनाना शुरू कर देती है। अब लगभग सुबह के 7 बजे बज गए थे। तभी किचन में 2 मेड्स आ जाती है और जब वह रीति को किचन में देखती है तो वहाँ दोनों खुद डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैम आप ये किचन में क्या कर रही है? रीति जो ध्यान से अपने काम में लगी हुई थी, जब वह उन दोनों के चिल्लाने की आवाज़ सुनती है तो वह खुद भी डर जाती है। उसके हाथ में जो सामान था वह नीचे गिर जाता है। फिर वह मेड्स जल्दी से रीति के पास जाती है और कहती है, मैम क्या हुआ?
आप कहीं चोट तो नहीं लगी ना? रीति सब उन दोनों को इस तरफ से चिल्लाते हुए देखती है तो वह खुद ही डर जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसने फिर से कोई गलती कर दी और इसी वजह से वह रोने लगती है। वही जब मैड्स उसको रोते हुए देखती है तो वह दोनों और ज़्यादा डर जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। तभी उसमें से एक मेड कहती है, मैं सर को बुलाकर लाती हूँ, तुम यहीं पर रुको। एक मेड जिसका नाम सीसी था वह रीति के पास जाती है और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे बताइए क्या हुआ है आपको। लेकिन रीति तो उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। उसे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे तो सजा मिलेगी, उसने जरूर कोई ना कोई गलती है। रीति बस चुपचाप से रोए जा रही थी और उसके आंखों से कंटिन्यू आंसू गिर रहे थे और वह मेड उसको चुप कराने की कोशिश में लगी हुई थी। वही दूसरी तरफ 7 बजे मेहर की नींद खुल जाती है और वह उठकर बेड पर बैठ जाता है और तभी उसकी नज़र काउच पर जाती है। वहां पर रीति नहीं थी। ये देखकर वह तुरंत अपने बेड से उठ जाता है और रीति को आवाज़ लगाने लगता है और कहता है, रीति। लेकिन उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। फिर वह जाकर बाथरूम का गेट खोलता है तो उसे वहां पर भी कोई दिखाई नहीं देता है। मेहर को अब डर लग जाता है कि रीति कहाँ चली गई और फिर वह जल्दी से अपने रूम से निकाल के हॉल में आ जाता है। हॉल में आने के बाद वह इधर उधर देखता है लेकिन उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। मेहर फिर जल्दी जल्दी उस ओर जाने लगता है। मेहर जब किचन की तरफ आता है तो वह शॉक हो जाता है क्योंकि किचन में 3 मैड्स खड़ी थी और वह बार बार रीति से यही बोल रही थी, प्लीज़ मैम रोइए मत। मेहर के कदम तेजी से किचन की ओर बढ़ते हैं। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर झांका, उसका दिल धड़क उठा। रीति जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका पूरा शरीर हल्के से कांप रहा था। सीसी उसका हाथ पकड़े उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, जबकि बाकी दोनों मैड्स असमंजस में खड़ी थी। रीति, मेहर की आवाज़ में घबराहट थी। रीति ने जैसे ही मेहर की आवाज़ सुनी, उसका चेहरा और भी डर से सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं और उसके आंसू और तेज बहने लगे। मेहर तुरंत उसके पास आया और उसके सामने बैठते हुए बोला, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? रीति ने धीरे से अपना सिर हिलाया, मानो कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी हालत देखकर मेहर को यकीन नहीं हुआ। उसने सीसी की ओर देखा, जो अब भी रीति का हाथ पकड़े थी। सर, हम सुबह किचन में आए तो मैम यहाँ पहले से थी। हमें लगा कि कुछ गलत हो गया है, इसलिए हमने ज़रा तेज़ आवाज़ में पूछ लिया। शायद मैम डर गईं, सीसी ने धीमी आवाज़ में कहा। मेहर ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और फिर रीति की ठंडी पड़ चुकी उंगलियों को हल्के से पकड़ा। रीति, देखो मेरी तरफ, उसने नरमी से कहा। रीति ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी आंखें अब भी डरी हुई थीं। तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही थी? मेहर ने धीरे से पूछा। रीति ने कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद धीरे से जवाब दिया, मैं बस खाना बना रही थी। खाना? मेहर ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। रीति ने हल्के से सिर हिलाया। यह मेरी फैमिली है और मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ करूं सबके लिए। मेहर उसकी आंखों में देखता रहा। वह समझ सकता था कि रीति के अंदर कितना डर और असुरक्षा भरी हुई थी। और तुम्हें लगा कि अगर तुमने कुछ गलत कर दिया तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। रीति की आंखों में फिर आंसू आ गए और उसने धीरे से सिर हिला दिया। मेहर के चेहरे पर एक सख्त लेकिन गहरी सोच में डूबी हुई नजर आई। उसने धीरे से रीति के चेहरे पर बहते आंसुओं को अपने हाथ से पोंछा और कहा, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है रीति। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा, और यहाँ तुम्हें कोई सज़ा नहीं देगा, समझी? रीति ने हिचकिचाते हुए उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। कोई लेकिन नहीं, मेहर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो पहले खुद को संभालना सीखो। और रही बात इस घर की, तो ये घर तुम्हारा भी है। मेहर के शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने रीति के अंदर थोड़ा सुकून भर दिया। वह अब भी पूरी तरह से सहज नहीं थी, लेकिन कम से कम उसकी आंखों में अब वही डर नहीं था जो कुछ मिनट पहले था। अब चलो, पहले आराम करो। रीति चुपचाप खड़ी हो गई। मेहर ने उसे सहारा दिया और किचन से बाहर ले जाने लगा। पीछे से मैड्स उन्हें देखते हुए एक दूसरे से हल्की मुस्कान में कह रही थी, शायद सर ही हैं जो मैम को धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। तभी वहां पर रघुवेंद्र जी भी आ जाते हैं और रीति को देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? रीति उनको देखते ही मेहर को छोड़कर उसके जाकर हक कर लेती है। रघुवेंद्र जी भी उसको हक कर लेते हैं और कहते हैं, क्या बेटा तुम रो क्यों रही हो?
फिर वो गुस्से से मिहिर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिहिर क्या किया तुमने, इसके साथ यह रो क्यों रही है। मिहिर कहता है, दादाजी मैंने कुछ भी नहीं किया है, जब मैं किचन में आया तो ये पहले से ही रो रही थी। रघुवेंद्र जी रीति से कहता है, रीति बेटा चुप हो जाओ, देखो कोई कुछ नहीं करेगा, तुमने बताओ क्या हुआ है तुम्हें। रीति उसके ऐसा बोलने से धीरे धीरे करके आसान होने लगती है और फिर धीरे से कहती है, वो माँ मैं खाना बना रही थी। रघुवेंद्र जी जब ये सुनते हैं तो कहता है, क्या बेटा तुम खाना बना रही थी। रीति कहती है, हाँ लेकिन मुझे लगा मैंने फिर से कोई गलती कर दी। रघुवेंद्र जी एक स्माइल के साथ रीति की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमसे खाना बनाने में कोई गलती हो भी गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर वह रीति के चेहरे से उसके आंसुओं को साफ करते हैं और कहते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे बच्चे ने इतने बड़े बड़े आंसू निकल लिए, अब चलो एक अच्छी सी स्माइल दो। रीति फिर रघुवेंद्र जी की तरफ देखती है और अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल ले आती है। ये देखकर रघुवेंद्र जी कहते हैं, ये हुई ना अच्छी बात, अब चलो देखते हैं क्या गलत है खाना बनाने में, चलो दिखाओ मुझे। तभी रीति को याद आता है कि वह खाना बना रही थी, फिर वहां जल्दी से उन्हें साइड में करती है और दौड़ के किचन के अंदर जाती है तो खाना चल चुका होता है। ये देखकर फिर से उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। रघुवेंद्र जी जब ये देखते हैं तो कहते हैं, रीति रोना नहीं, हम इसे फिर से बना लेंगे, चलो स्माइल करो। मिहिर जब उन दोनों को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। रघुवेंद्र जी फिर मैथ्स की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, चलो तुम सब जल्दी से किचन में आओ और हम दोनों को सामान दो, आज मैं और रीति दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। रघुवेंद्र जी इस बात को सुनकर सारी मैथ्स एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि ऐसा काफी सालों बाद हो रहा था जब रघुवेंद्र जी खुद खाना बना रहे थे। फिर वह सारे सामानों को निकाल के वहीं पर रख लेती है और वहां से एक साइड जाकर खड़ी हो जाती है। रघुवेंद्र जी फिर रीति की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चलो बता बेटा तुम्हें क्या बनाना था। रीति फिर एक एक करके उन्हें बताने लगते हैं उसे क्या बनाना था, फिर वह दोनों लोग मिलकर खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहां पर श्रेया भी आ जाती है और कहती है, भाई आप यहाँ पर किचन के सामने क्यों खड़े हैं। और तभी उसकी नज़र किचन के अंदर मौजूद लोगों पर पड़ती है, जिसे देखकर वहां भी किचन के अंदर चली जाती है और कहती है, दादाजी यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे बताएंगे। दादाजी कहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं और मेरी बहू मिलकर खाना बना रहे और तुम वहां पर खड़ी होकर क्या देख रही हो, चलो आप हमारी मदद करो, आप सब मिलकर खाना बनाएंगे। श्रेया कहती है, ठीक है दादाजी। फिर वहां तीनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। मिहिर उन दोनों को किचन के दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर तक देखता है और वहां से अपने रूम के अंदर चला जाता है। बाथरूम में हल्की पीली रोशनी बिखरी थी, चारों तरफ सिर्फ पानी गिरने की आवाज थी जो टाइल से टकराकर धीमे धीमे गूंज रही थी। मिहिर शॉवर के नीचे खड़ा था, मगर उसके विचार कहीं और थे। गर्म पानी उसके कंधों से बहता जा रहा था, लेकिन अंदर की ठंडक खत्म नहीं हो रही थी। मैं रीति से दूर हो जाऊंगा, वह बुदबुदाया, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों के सामने रीति का मासूम चेहरा आ गया, वही बड़ी बड़ी भोली आंखें जो दुनिया की सच्चाइयों से अनजान थीं। उसकी हल्की सी मुस्कान जो बेखबर थी इस दुनिया के छल कपट से। रीति जो भरोसा करना जानती थी पर खुद को बचाना नहीं। क्या सच में अगर वह रीति को छोड़ देगा तो वह इस दुनिया में खुद को संभाल पाएगी? नहीं, कभी नहीं। वह अंदर तक सिहर उठा। रीति को इस दुनिया की असलियत तक नहीं पता। उसकी समझदारी, उसकी सोच सब किसी 10 साल के बच्चे जैसी ही तो है। उसे लोगों की चालाकी नहीं आती, उनके झूठे लहजे, उनके मतलबपस्त इरादे नहीं पहचान सकती। वह तो उस कांच की गुड़िया की तरह थी जिसे अगर एक बार गिरा दिया जाए तो उसके टुकड़े कभी दोबारा नहीं जुड़ेंगे। उसकी मुठियां कस गईं, अगर उसे छोड़ना ही है तो पहले उसे तैयार करना होगा। शॉवर का पानी अब भी गिर रहा था, लेकिन मिहिर का मन किसी और ही निर्णय पर पहुंच चुका था। रीति को खुद पर निर्भर रहना आना चाहिए। उसे लड़ना सीखना होगा, लोगों का सामना करना होगा। उसे हर परिस्थिति में अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। अब वह मासूम नहीं रह सकती। सबसे पहले मैं उसे स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। उसने गहरी सांस ली और पानी बंद कर दिया। बाथरूम की नमी में एक ठोस फैसला आकार ले चुका था। अब कोई दुविधा नहीं थी, कोई उलझन नहीं थी। अगर रीति को छोड़ना उसकी मजबूरी थी तो उसे इस दुनिया से लड़ना सिखाना उसका फर्ज था। तो देखते हैं क्या सच में मिहिर रीति को छोड़ पाता है और फिर उसकी मासूमियत उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है।
रीति खाना बनाकर एक एक करके डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगा देती है। उसके बाद सारे घर के मेंबर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। उसके बाद मैड्स आती है और उन सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है। रीति डाइनिंग टेबल पर बैठी तो थी लेकिन उसका ध्यान में वहां पर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वह बस इधर उधर देख रही थी। श्रेया जब ये देखती है तो उसकी फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वह समझ जाती है रीति मिहिर का इंतजार कर रही है। राघवेंद्र जी जब देखते हैं रीति खाना नहीं खा रही है तब वह कहते हैं, रीति तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? रीति कहती है, हाँ दादाजी मैं खा रही हूँ। ये बोलकर वह खाने की तरफ देखने लगती है। तभी श्रेया कहती है, दादाजी भाई कहाँ है? राघवेंद्र जी कहते हैं, वो अभी कुछ टाइम पहले ही अपने रूम में गया है। तभी वह रीति की तरफ देखते हैं जो कुछ भी नहीं खा रही थी, बस चम्मच को अपने प्लेट में घूम रही थी। वह कुछ बोलते ही वाले होते हैं कि तभी वह कुछ नोटिस करते हैं और फिर वह समझ जाते हैं रीति ऐसा क्यों कर रही है, और फिर उनके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल जाती है कि चलो थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ तो रहा है। रीति चुपचाप बैठकर मिहिर के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर मिहिर भी तैयार होकर आ जाता है। रीति सब मिहिर को वहां पर देखी है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे राघवेंद्र जी श्रेया नोटिस कर लेते हैं। मिहिर फिर आकर रीति के बगल वाले चेयर पर आकर बैठ जाता है। मैड्स फिर आकर उसे भी खाना सर्व करती है। मिहिर जब उस खाने को खाता है तो उसे आज का खाना बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है और वह कहता है, वाह दादाजी आज का खाना तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है। आप इतना अच्छा खाना कब से बनाने लग गए? राघवेंद्र जी उसे घूमते हुए कहते हैं, हाँ अच्छा क्यों नहीं बनेगा, आखिरकार मेरी रीति ने जो बनाया है। मिहिर एक नज़र रीति की तरफ देखता है और कहता है, रीति खाना सच में बहुत अच्छा बनाया है तुमने। रीति जब ये सुनती है तो उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। मिहिर भी ये देखकर स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद मिहिर हॉल में बैठा हुआ होता है क्योंकि आज संडे होता है और आज वह ऑफिस नहीं किया होता है। मिहिर रीति को फिर अपने पास बुलाता है और कहता है, रीति क्या तुम मुझे बता सकती हो तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? रीति उसकी बात सुनकर अपना सर नीचे झुका लेती है और फिर धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता। उसकी इस बात को सुनकर मिहिर के साथ साथ दादाजी और श्रेया भी हैरान हो जाते हैं। मिहिर आगे कहता है, ओह तो क्या तुम्हें थोड़ा सा भी पढ़ने नहीं आता? रीति उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं मुझे थोड़े से ज़्यादा पढ़ने आता है। श्रेया कहती है, ओह मतलब तुम्हें पढ़ाई की है लेकिन तुमने कभी क्लास अटेंड नहीं की है, तुम ये बोलना चाहती हो ना? रीति उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ मैंने बस इतना ही पढ़ाई की है जितना मुझे ईवादी ने पढ़ाता है। मिहिर उसकी बात सुनकर श्रेया की तरफ देखता है और कहता है, श्रेया तुम्हारे पास 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर तुम रीति जितना पढ़ा सको उतना पढ़ाओ, क्योंकि मैं 2 महीने बाद रीति का 12th में एडमिशन करवाने वाला हूँ। श्रेया कहती है, लेकिन मुझे ये तो पता नहीं है ये प्री कहाँ तक है, तो मैं तैयारी कैसे करवाऊंगी और कहाँ से? मिहिर कहता है, तुम इसकी तैयारी बेसिक से स्टार्ट करो। तुम्हें इसको इतना पढ़ा देना है कि यहाँ 12th के क्वेश्चन पेपर आराम से सॉल्व कर सके। श्रेया कहती है, ठीक है मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी, लेकिन ये पढ़ पाती है या नहीं ये भाभी पर डिपेंड करेगा। मिहिर फिर रीति की तरफ ध्यान से देखता है और कहता है, तुम पढ़ाई करोगी ना रीति? श्रेया मिहिर की बात सुनकर कहती है, भाई आप भाभी को डरा रहे हो, ऐसा करो आप अपना काम करो, मैं भाभी को देखती हूँ। फिर श्रेया की बात सुनकर वहां से उठकर अब ऊपर अपने स्टडी रूम में चला जाता है और वहां पर जाकर एक कॉल करता है और कहता है, तुम्हारे पास पूरे 20 मिनट है यहाँ पहुँचने के, नहीं तो उसके बाद क्या होगा तुम जानते ही होंगे। थोड़ी देर बाद प्रताप मैंशन के सामने एक चमचमाती ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम आकर रुकी। कार के पहियों की धीमी चरमराहट ने पूरे माहौल में एक गूंज सी भर दी। गेट पर खड़े गार्ड्स की नजरें उस लग्जरी कार पर टिक गईं। कुछ सेकंड्स बाद कार का दरवाजा खुला और अंदर से एक लंबा, चौड़ा और हेजल ब्राउन आंखों वाला लड़का बाहर निकला। उसकी चाल में ऐसा रॉयल अंदाज था कि जैसे हवा भी उसके इर्द गिर्द ठहर गई हो। सिल्की ब्लैक शर्ट के ऊपर महंगे ब्लेजर को कैरी किए हुए उसकी डार्क ग्रे ट्राउजर और लेदर शूज उसकी क्लास को और हाईलाइट कर रहे थे। गेट के सामने खड़े गार्ड्स ने झुककर सलाम किया, लेकिन उसकी नज़रों में बस एक ठंडा सा कॉन्फिडेंस था। उसने एक हल्की स्मिरक दी और आगे बढ़ गया, लेकिन तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर जाती है जिसे देखकर वह कुछ सेकंड के लिए तो अपनी जगह पर ही ठहर जाता है, लेकिन जब वह टाइम देखा है तो एकदम से घबरा जाता है। कहता है, अरे सिर्फ 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। इतना बोलते ही वहां घर के अंदर चला जाता है और फिर भी ना किसी वार्निंग के जाकर मिहिर के स्टडी रूम का दरवाजा खोल देता है और कहता है, ब्रो तुम मुझे बताओगे तुमने इतनी हड़बड़ी में मुझे याद क्यों किया?
तो चले जाने थे इस लड़के के बारे में। इस लड़के का नाम है यश सिंघानिया और यह मिहिर की दोस्त है और एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर भी। मिहिर उसको एक कोल्ड लुक देता है और फिर उसको बैठने का इशारा करता है और फिर कहता है, तुम एक फैशन डिजाइनर हो तो तुम ही सोचो मैं तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुला सकता हूँ। यश कहता है, तो तुम मुझे पर्सनल डिजाइनर के तौर पर है करना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे बुलाया मेरे भाई। मिहिर घूरते हुए कहता है, नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी को फैशन सेंस सिखाओ, उसकी ड्रेसिंग को भी अपनी तरह परफेक्ट बनाओ। यश उसकी बात सुनकर बड़े ही आराम से कहता है, अच्छा तो ब्रो तुझे अपनी बीवी का फैशन सेंस, वैसे तेरी बीवी ओल्ड फैशन है क्या? वह इससे आगे कुछ बोलते ही वाला होता है कि तभी वह कुछ रियलाइज करता है और वह एकदम से अपनी जगह से एक झटके से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तूने? बीबी? ब्रो मैं बिल्कुल सही सुना ना? मिहिर उसको घूरते हुए कहती है, हाँ मैंने बीवी ही कहा, और इसमें इतना चौंकाने वाली क्या बात है? यश एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ब्रो तू मजाक कर रहा है ना? प्लीज बता कि ये कोई प्रैंक है। मिहिर कोल्ड एक्सप्रेशन, हाथ में सिगरेट लिए स्टडी रूम की विंडो से बाहर देखते हुए कहता है, नहीं। यश झटके से उठकर उसकी तरफ जाता है और कहता है, नहीं मतलब हाँ। मिहिर संक्षिप्त जवाब, हाँ। यश हैरानी से उसे घूरते हुए कहता है, ब्रो क्या तूने शादी कर ली? लेकिन कैसे? और वो भी तुझ जैसे डेविल से किसी लड़की ने शादी कर ली? मिहिर गहरी सांस लेते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मजबूरी थी। यश हैरानी से हंसते हुए कहता है, मजबूरी? लड़की की या तेरी? मिहिर शांत लेकिन आंखों में एक ठंडापन लिए कहता है, दोनों की। यश ड्रामेटिक अंदाज में सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, ये तो ब्लॉकबस्टर ट्विस्ट है। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई तुझसे शादी कर सकती है। मतलब तेरा ओरा ही इतना ठंडा है कि सामने वाला बर्फ बन जाए। मिहिर आंखें सनकरी करते हुए धीमे स्वर में कहता है, और तेरा ओरा इतना बेवकूफ़ी से भरा है कि सामने वाला सर पकड़ ले। यश हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन असली सवाल ये है कि वो लड़की कौन है और उसने आखिर तुझसे शादी क्यों की? मिहिर फिर क्या क्या और कैसे हुआ था उसे एक एक डिटेलिंग के साथ बता देता है, जिसे सुनने के बाद से यश अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। कहता है, मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा है कि कोई किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है। वैसे उसका नाम क्या है? मिहिर उसकी इस बात को सुनकर उसे घूर कर देखने लगता है, जिसे महसूस कर यश अपने दोनों हाथ खड़े कर देता और कहता है, मेरा मतलब भाभी का नाम क्या है? मिहिर उसको सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है, रीति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मिहिर जब रीति का नाम लेता है तो यश पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, इतना सब बता ही दिया तो अब चलो और मिलवा भी दो मुझे भाभी से। मिहिर बिना कुछ बोले विंडो की तरफ इशारा करता है। यश जब बाहर झांकता है तो देखता है कि रीति गार्डन में बैठी है। उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए हैं और वह बहुत मासूमियत से श्रेया के बालों में फूल लगा रही है। कभी कभी वह खुद के बालों में भी फूल लगा लेती, फिर अपनी ही हरकत पर खिलखिलाकर हंस पड़ती। यश कुछ सेकंड तक ये नज़ारा देखता रहता है, फिर मिहिर की तरफ घूमकर सीरियस एक्सप्रेशन में पूछता है, ब्रो तुझे पूरा यकीन तो है ना कि तूने शादी ही की है? कहीं तूने अपनी दुल्हन की जगह किसी बच्ची को गोद तो नहीं ले लिया? मिहिर उसकी तरफ एक खतरनाक लुक फेंकता है, लेकिन यश पर कोई असर नहीं होता। वह एक और ताना मारता है, मतलब देख भाई, बीवियां होती हैं रियलिटी शोज की तरह, कभी भी ड्रामा क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन तेरी वाली तो पूरी किड्स कार्टून चैनल लग रही है। मिहिर इस बार घूरने के साथ साथ उसके सिर पर हल्का सा थप्पा मारता है। बहुत बोल रहा है तू, अगर जान बचानी है तो दोबारा से मेरे सामने ऐसी बातें मत करना, वरना गार्डन में दफना दूंगा तुझे। यश ठहाका मारकर हंस पड़ता है, अब तो और भी मिलना पड़ेगा भाभी से। मुझे देखना है कि तू सच में शादीशुदा है या फिर सिर्फ बेबी सिटिंग कर रहा है। मिहिर उसकी तरफ एक और धमकी भरी नजर डालता है, जबकि यश बिना डरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर थी। थोड़ी देर बाद रीति अब भी फूलों से खेल रही होती है। उसके बालों में आधे फूल खुद ही उलझ चुके थे और आधे उसने श्रेया के सिर पर लगा दिए थे। तभी अचानक कोई उसके सामने आकर बैठ जाता है। हेलो भाभी। रीति चौंक कर सामने देखती है, जहां एक अनजान चेहरा मुस्कुराते हुए उसे घूर रहा था। वह थोड़ा सा कपकाते हुए कहती है, हेलो, लेकिन आप कौन? यश ने दिल पर हाथ रखते हुए एक फेंका भरी, ओह, भाभी ने मुझे पहचाना ही नहीं, दिल टूट गया मेरा। रीति और भी कंफ्यूज हो गई, पर मैंने आपको कभी देखा ही नहीं तो पहचानूंगी कैसे?
यश ने ओवर एक्टिंग करते हुए ड्रामेटिक एक्सप्रेशन बनाया। अरे भाभी, इतना भी बेरुखी मत दिखाओ। मैं आपका देवर हूँ, यश, और आप मेरी प्यारी भाभी। ओह, रीति ने अब थोड़ा नॉर्मल होकर हंसते हुए कहा, तो आप यश हो? हस्बैंड ने बताया था आपके बारे में। यश ने एक्साइटेड होकर कहा, सीरियसली? क्या बताया? रीति मासूमियत से बोली कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। यश, मुझे तो लगा था वो मेरी तारीफ करेगी। रीति ने आंखें गोल कर ली। नहीं, उसने तो साफ साफ कहा था कि आप बहुत बोलते हैं और कभी चुप नहीं रहते। यश शौक होकर मिहिर की तरफ देखने लगा, जो दूर खड़ा यह नज़ारा देख रहा था। मिहिर को देखकर ही उसके चेहरे पर शरारती हंसी आ गई। यश फिर से रीति की तरफ घूमा। भाभी, मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। रीति ने एक्साइटेड होकर कहा, सच में? मुझे भी। मुझे नई नई बातें जानना बहुत पसंद है। यश ने तुरंत एक फूल उठाया और रीति की तरफ बढ़ाया। तो लीजिए, हमारी दोस्ती का पहला तोहफा। रीति ने फूल लेकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। यश ने फिर से मिहिर की तरफ देखा और जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला, भाभी, वैसे आप बहुत प्यारी हैं। बिल्कुल क्यूट डॉल जैसी। रीति ने खुशी खुशी कहा, सच में? यश ने तुरंत जवाब दिया, 100%। मिहिर, जो अब तक खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार नहीं रह सका और दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। बस बहुत हो गया। यश, तू यहाँ दोस्ती करने आया है या मेरी बीवी को पटाने? यश ने मासूमियत से कहा, अरे भाई, मैं तो सिर्फ तारीफ कर रहा था। भाभी सच में बहुत क्यूट है। मिहिर ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। ज्यादा मीठा मत बोल, वरना मधुमक्खियां काट लेंगी। रीति ने मिहिर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, पर इसमें गलत क्या है? यश सच में बहुत अच्छे हैं। यश ने मिहिर को चिढ़ाते हुए आंख मारी। सुना, भाभी को मैं अच्छा लग रहा हूँ। मिहिर का चेहरा जलने के सारे स्टेज पार कर चुका था। उसने गहरी सांस ली और बोला, बस बहुत हुआ, अब चल, तुझे मैं खुद मिठाई खिलाता हूँ। यश घबराया। क्यों? मिहिर उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोला, क्योंकि तेरी जुबान बहुत मीठी हो रही है। रीति और श्रेया दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी और यश को अपनी दोस्ती की कड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल मिहिर ने रीति को पहले ही बता रखा था कि कल से मॉर्निंग ट्रेनिंग होने वाली है और उसका फैशन स्टाइल भी चेंज कर होने वाला है। उसका फैशन स्टाइल चेंज करने वाला कोई और नहीं उसका दोस्त होगा, जिसको उसने घर पर बुलाया है उससे मिलने के लिए। और मिहिर ने रीति से यश की तारीफ कम और बुराई बहुत ज्यादा की होती है, जैसे वह बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता है, उसे दूर रहना। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, सिर्फ और चेहरे से भोला है। सुबह राजपूत पैलेस। मिहिर उसके ड्यूटीज लगाकर खुद एक बिजनेस ट्रिप पर चला गया था और उसने इस बीच घर पर यश को रुकने के लिए बोल दिया था। उसके ऑर्डर्स को मोहित पूरी तरह से फॉलो करने वाला था। सुबह के 3 बजे जैसे ही अलार्म बजा, रीति की नींद खुल गई। उसने खुद को झटपट फ्रेश किया और एक हाई नेक स्लीवलेस इनर, ब्लैक ट्रैक पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहन लिए। फिर जल्दी से बालों को पोनीटेल में बांधकर ग्राउंड की तरफ भागी। राजपूत मैंशन का ग्राउंड बेहद विशाल था। तेज रोशनी में हर कोना साफ दिख रहा था। वहां पहले से ही मोहित और यश खड़े थे, मोहित पूरे जोश में और यश थोड़ा चिड़चिड़ा। यश ने आंखें मिचकाते हुए कहा, मिहिर ने मुझे रीति का मेकओवर करने के लिए कहा था, ये ट्रेनिंग देने का काम कब से मेरे हिस्से में आ गया? मोहित ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, तुमने जो कल ठूस ठूस कर नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर, और ये सिलसिला चलता रहा, तो कुछ ही दिनों में तुम पेट से बाहर निकल जाओगे। वैसे भी अब से तुम्हारे तीनों टाइम का खाना रीति बनाएगी, तो पहले से ही वर्कआउट शुरू कर दो, वरना बाद में पछताओगे। चलो, रीति मैम के साथ तुम भी ग्राउंड के 5 चक्कर लगा कर आओ। रीति ने मोहित की तरफ देखा, जिसने उसे दौड़ने का इशारा किया। उसने एक ठंडी सांस ली और थम्स अप दिखाकर दौड़ना शुरू कर दिया। यश का मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान, मैं ऐसा कौन सा पाप कर बैठा जो ये सजा मिल रही है? क्या अब मुझे भूखा प्यासा ही रहना पड़ेगा? मोहित ने उसे घूरा और कहा, ड्रामा मत कर, रीति मैडम कब की दौड़ चुकी हैं। जल्दी भागो। यश ने जब देखा कि रीति पहले ही काफी आगे निकल चुकी है, तो वो भी कसमसाते हुए दौड़ पड़ा। दूसरे चक्कर में ही रीति बुरी तरह हाँफने लगी। बड़ी मुश्किल से घुटनों पर हाथ रखकर मोहित के पास पहुंची और वहीं पीछे से यश भी हाँफता हुआ गिरते गिरते बचा। मोहित ने दोनों की हालत देखी, फिर सख्त लहजे में कहा, रीति, अगर तुम कम से कम 3 राउंड पूरे नहीं करोगी तो बॉस तुम्हें सजा देंगे। रीति के रोंगटे खड़े हो गए। उसे जैसे ही मिहिर का गुस्सैल चेहरा याद आया, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से दौड़ पड़ी।
इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई खूंखार जानवर पड़ा हो। यश ने ये देखकर झट से हाथ ऊपर उठाया। मैं तो सिर्फ भाभी को कंपनी देने आया था, मेरी कोई गलती नहीं है। मोहित ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारे लिए भी सजा है, अगर तुम मैं के साथ एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सिर्फ दिन में एक बार खाने को दूं, वह भी आधा ही पेट। यश को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब मेरी जान निकालने का प्लान बना रहे हो? मोहित ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ। यश ने सिर पकड़ लिया। नहीं, मैं जी नहीं सकता। ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ, देखो, कहकर वो भी तेजी से भागने लगा। 5 चक्कर पूरे करते करते दोनों का हाल बेहाल हो चुका था। दोनों पसीने से भीगे हुए थे और बेहोश होने की कगार पर थे। मोहित ने उन्हें पानी की बोतल दी, जिसे उन्होंने जल्दी से झपट लिया और गटगटाकर पानी पीने लगे। पर यह तो बस शुरुआत थी। मोहित ने घोषणा की, अब बाकी की एक्सरसाइज तीसरे फ्लोर के जिम में होगी। रीति और यश ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की हालत पहले से ही खराब थी और अब ये नया अत्याचार। मिहिर को पीटने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। जिम में कदम रखते ही रीति की आंखें फैल गईं। इतने सारे इक्विपमेंट्स, इतने सारे वजन। मोहित ने वार्म अप की लिस्ट पढ़नी शुरू की। स्क्वैट्स, पुशअप्स, बर्पीज, प्लैंक्स, हाई नी रनिंग, जंपिंग जैक। यश ने सिर पकड़ लिया। ये तो वार्म अप है, असली एक्सरसाइज कितनी लंबी होगी। मैं धरती छोड़कर जा रहा हूँ, कहते ही वो फर्श पर लुढ़क गया। रीति भी हिम्मत हारने वाली थी, लेकिन मोहित को उस पर जरा भी दया नहीं आई। उसने सख्त लहजे में कहा, दोनों को पूरा करना होगा। आखिरकार जैसे तैसे दोनों ने पूरा वर्कआउट किया और अंत में आधा मरे हुए जमीन पर गिर पड़े। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रीति अब इस माहौल में पूरी तरह घुल मिल गई थी। सभी उसका सम्मान करते थे, उसकी मदद करते थे और दादाजी तो उसे अपनी पोती जैसा प्यार देने लगे थे। रीति अब पहले से ज्यादा फिट और आत्मनिर्भर हो चुकी थी। मोहित ने सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि सेल्फ डिफेंस भी सिखाना शुरू कर दिया था। 1 मंथ कब बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। अब रीति पूरी तरह मॉडर्न बन चुकी थी। उसका मेकओवर हो चुका था और वह अब लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने लगी थी। उसका वजन भी 2 किलो बढ़ गया था, लेकिन अब वह सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत थी। मिहिर जब भी अपडेट लेता तो मोहित हमेशा कहता, रीति मैडम अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब स्ट्रांग हो रही हैं। पर क्या रीति वाकई में तैयार हो रही थी, या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? दोपहर का टाइम, सब हॉल में बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं। रीति, ईवा, श्रेया, यश ये चारों मिलकर कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं और साथ में ही एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं जो हर रहा होता है उन्हें। तभी राघवेंद्र जी वहां पर आते हैं और कहते हैं, मेरी मिहिर से बात हुई थी, वो आज घर आ रहा है। ये सुनकर यश तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है, मतलब अब मुझे एक्सरसाइज करने से छुट्टी मिलने वाली है, वाओ, अब मैं अपने घर जा सकूंगा। वही श्रेया भी खुश हो जाती है ये सोचकर कि वह मिहिर को दिखाएगी कि वह कितनी अच्छी टीचर है, उसने कितने अच्छे से रीति को पढ़ाया है। लेकिन रीति तो एक अलग ही सदमे में जा चुकी होती है, क्योंकि जब से मिहिर बाहर गया होता है तब से रीति ने उसके रूम का कबाड़ा बना रखा होता है। वार्डरोब में सारे कपड़े इधर उधर हो रखे थे, यहाँ तक कि उसके रूम में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इस वक्त अपनी जगह पर रखी हुई हो। सब इधर उधर पड़ी थी और इसमें गलती भी हमारी रीति की नहीं थी। मैं 3:00 बजे उठकर 3 बजे से 6:30 तक एक्सरसाइज करती थी। फिर सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाती थी मैड्स के साथ मिलकर। उसके बाद वह श्रेया के साथ पढ़ाई करती थी। इन सारी चीज़ों को करके वह इतना ज़्यादा थक जाती थी कि जो थोड़ा बहुत उसे टाइम मिलता था उसे सोने में निकाल देती थी। रात के सन्नाटे में शहर की हल्की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी और हवा में एक सुकून देने वाली शांति थी। मिहिर अपने बिजनेस मीटिंग से लौटते हुए जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसके कदम अनायास ही तेज हो गए। 2 हफ्तों की दूरी उसके अंदर एक अजीब बेचैनी भर चुकी थी। दरवाज़ा खोलते ही हल्की रोशनी में उसे रीति का चेहरा दिखा, जो बेड पर चैन की नींद सो रही थी। मिहिर की हल्की थकान एक पल में गायब हो गई। उसके चेहरे पर अनायास ही एक हल्की मुस्कान आ गई। बैग को एक तरफ रखते हुए उसने अपने कोट की बटन खोली और धीरे से उसके करीब गया। रीति का चेहरा हल्की चांदनी में और भी मासूम लग रहा था। उसके चेहरे पर कुछ बाल बिखरे हुए थे, जो उसकी सांसों की लय के साथ हल्के हल्के हिल रहे थे। मिहिर ने धीरे से एक उंगली से उन बालों को हटाकर उसके कान के पीछे कर दिया। उसकी कोमल त्वचा पर उसके स्पर्श से एक हल्की झुनझुनी सी दौड़ गई। वो बस कुछ पल उसे निहारता रहा। उसकी सांसों की हल्की आवाज़, उसके चेहरे की मासूमियत,
उसकी शांत नींद, सब कुछ इतना सुकून देने वाला था कि मिहिर का दिल चाहता था कि वक्त यहीं रुक जाए। पर उसका दिमाग अब भी उलझन में था। उसने खुद से सवाल किया, मैंने सोचा था कि कुछ दिनों के लिए दूर चला जाऊंगा तो तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना तुम्हें दिमाग से निकालना चाहता हूँ, तुम उतनी ही मेरे दिल में घर कर जाती हो। मिहिर का हाथ अनायास ही उसके गालों पर चला गया। उसने अपने अंगूठे से उसके गाल को हल्के से सहलाया और एक गहरी सांस ली। क्या ये बस तुम्हारी कहानी सुनकर आया हुआ दया का एहसास है? क्या मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी को ठीक करना चाहता हूँ? या फिर मैं सच में तुम्हारी तरफ खींचता चला जा रहा हूँ? उसके दिल में एक उथल पुथल थी, एक तूफान था। उसे कभी किसी लड़की की इतनी परवाह नहीं हुई थी। उसने हमेशा अपने काम को सबसे ज्यादा अहमियत दी थी, लेकिन रीति के साथ चीजें अलग थीं। अगर ये सिर्फ अट्रैक्शन होता तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्यों हर वक्त तुम्हारे हंसते हुए चेहरे की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है? क्यों जब मैं तुमसे दूर होता हूं तो भी तुम्हारी यादें मुझे जकड़ लेती हैं? उसकी नज़र रीति के चेहरे से उसके हाथ पर गई, जो हल्की सी उसके पेट पर रखा था, जैसे कोई सपना देख रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे भागना बंद कर रहा हूँ। उसने अपने हाथ से रीति के हाथ को हल्के से छुआ। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अगर ये बस एक एहसास है, तो समय के साथ चला जाएगा। लेकिन अगर ये एहसास नहीं गया, तो तुम मेरी जिंदगी की वो इंसान बनोगी जिसकी तलाश शायद मुझे हमेशा से थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय आ गया। इस बार वो खुद से भागेगा नहीं। इस बार वो अपने दिल की सुनने वाला था। मिहिर धीरे से बैग के पास बैठ गया और अपने हाथों को रीति के हाथ पर रख दिया। उसकी गर्म हथेलियों का स्पर्श पाकर रीति ने हल्की करवट ली और एक मीठी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। मिहिर की धड़कन तेज हो गई। क्या तुम मेरे लिए ही मुस्कुरा रही हो, रीति? उसने हल्के से उसकी उंगलियां थाम ली और खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कमरे में रात का सन्नाटा अब भी था, लेकिन मिहिर के दिल का तूफान थम चुका था। वो बस उसे देखता रहा, जैसे किसी अनमोल खजाने को पा लिया हो। डैश डैश डैश। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। मिहिर की आंखें हल्की सी खुली तो उसने खुद को रीति के करीब बैठा हुआ पाया। उसकी उंगलियां अब भी रीति की हथेलियों को थामे हुए थीं। उसने हल्के से अपनी हथेली वापस खींचनी चाही, लेकिन तभी रीति ने हल्के से अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों के ऊपर रख दी। मिहिर का दिल जोर से धड़का। रीति की पलकें धीरे धीरे खुल रही थीं। उसकी आंखों में हल्की सी नींद थी, लेकिन जैसे ही उसने मिहिर को इतने करीब देखा, वो एक पल के लिए चौंक गई। हस्बैंड। मिहिर ने खुद को सामान्य बनाए रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुड मॉर्निंग रीति। रीति ने खुद को थोड़ा संभाला और अपने बालों को पीछे किया। उसकी आंखों में बीती रात के हल्के धुंधले सपने थे, जो अब भी उसकी यादों में ताज़ा थे। आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे थे? उसने हल्की आवाज में पूछा। मिहिर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। रीति की आंखें चौड़ी हो गईं। वो कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाई। मिहिर ने हल्के से उसके चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराया। मैंने बहुत कोशिश की रीति, तुम्हें अपने दिमाग से निकालने की, इस एहसास को दबाने की, लेकिन अब और नहीं। रीति का दिल तेजी से धड़कने लगा। हस्बैंड, आप क्या कहना चाहते हो? मिहिर ने उसकी आंखों में देखा और बिना किसी झिझक के कहा, मैं कहना चाहता हूं कि अब मैं तुमसे भागने वाला नहीं हूं। अब जो भी होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब। रीति के होंठ हल्के से खुले, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। कमरे में सुबह की हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके बीच जो एहसास जाग रहा था, वो हर सर्द एहसास को पिघला सकता था। मिहिर ने हल्के से उसकी हथेलियों को थामा और धीमी आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, रीति। रीति की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने हल्के से सिर झुकाया और एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। शायद पहली बार उसने किसी के साथ खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया था। मिहिर सुबह उठते ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वही श्रेया भी आज जबरदस्ती कॉलेज के लिए निकल जाती है। वह एक कॉलेज की प्रोफेसर थी और वह अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से अपने काम को नहीं छोड़ना चाहती थी। श्रेया को राघवेंद्र जी ने काफ़ी बार मना किया कॉलेज जाने से, लेकिन वह उनकी एक ना सुनते हुए कॉलेज निकल जाती है। सबके जाने के बाद अब घर में बस रीति और राघवेंद्र जी ही बचे थे। रीति अकेले बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी और वह हॉल में अकेले मुंह लटका कर बैठी हुई होती है। तभी राघवेंद्र जी वहां आते हैं और कहते हैं,
रीति मुझे भी आज ऑफिस जाना होगा, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और उसे मीटिंग में मेरा रहना भी जरूरी है। उसकी इस बात को सुनकर रीति और ज़्यादा सेट हो जाती है क्योंकि राघवेंद्र जी के जाने के बाद तो घर पर उसके अलावा कोई और बचत ही नहीं और वह अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह उनसे बोल ही नहीं सकती थी कि वह अभी उनके साथ जाना चाहती है या फिर उसे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। वही जब राघवेंद्र जी उसकी फेस को देखते हैं तो वह समझ जाते हैं और कहते हैं, रीति जो रेडी हो जाओ, हम बाहर चल रहे हैं। रीति जब ये सुनती है तो उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल जाती है और वह जल्दी से जाती है और रेडी होकर आ जाती है क्योंकि आज पहली बार किसी ने उससे ये कहा था कि वह उसे बाहर लेकर जाएगा। राघवेंद्र जी उसे देखकर कहते हैं, रीति तुम तो इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। उसके बाद वह उसका हाथ पकड़ते हैं और घर से बाहर ले जाते हैं। वह जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही चारों तरफ से बहुत सारे बॉडीगार्ड आकर उन्हें कवर कर लेते हैं। फिर वह कार के पास आते हैं तो एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर कार का गेट ओपन करता है। फिर वह पहले रीति को अंदर बैठने के लिए कहते हैं और फिर खुद बैठते हैं। वही रीति उस कार को बहुत ही ध्यान से देख रही थी क्योंकि वहां पहली बार कार में बैठे थी। फिर राघवेंद्र जी ड्राइवर की तरह देखते हैं, कहते हैं, ऑफिस लेकर चलो, और ड्राइवर ओके बोलकर कार स्टार्ट कर देता है। वहीं उनकी कार के पीछे और 4 कारें आ रही होती हैं जिनमें उनके बॉडीगार्ड थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वही रीति विंडो से बाहर देख रही थी क्योंकि उसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। उसे यह बाहर की दुनिया एक जादुई दुनिया की तरह लग रही थी, एकदम ब्यूटीफुल। उसके लिए नॉर्मल रास्ते भी स्वर्ग की तरह थे। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उसे बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और उसे डर लग रहा था कि एक आवाज होगी और वह उठ जाएगी और उसका यह खूबसूरत से सपना टूट जाएगा। राघवेंद्र जी भी रीति को देख रहे थे और रीति को इतना ज्यादा खुश देखकर उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद उनकी कार ऑफिस पहुंच गई होती है और उनकी कार जैसे ही रुकती है वैसे ही एक बॉडीगार्ड भागता हुआ आता है और कार का गेट ओपन करता है उन दोनों के लिए। रीति कार से बाहर आकर अपना मुंह खोले अपने सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देख रही होती है। तभी राघवेंद्र जी उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, बच्चा हम अंदर चले। तभी वह पे मेहर का असिस्टेंट आ जाता है और वह उन दोनों को ग्रेट करते हुए कहता है, मैम सर कब से आपका वेट कर रहे हैं। राघवेंद्र जी कहते हैं, ठीक है हम अभी अंदर आते हैं, और फिर वह रीति का हाथ पकड़ते हैं और फिर वह बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। मोहित फिर जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस करता है और फिर तीनों अंदर चले जाते हैं। वह लिफ्ट जाकर सीधे मेहर में फ्लोर पर जाकर रुकती है। राघवेंद्र जी और रीति जैसे ही बाहर निकलते हैं सब लोग राघवेंद्र जी को ग्रेट करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र राघवेंद्र जी के पीछे चल रही हमारी छोटी सी रीति पे जाती है, सही लोगों के माइंड में रीति को देखने के बाद एक ही क्वेश्चन था कि आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि हमरे मेहर की शादी हो चुकी है और ये लड़की कोई और नहीं उसकी वाइफ है। वह सब लोग घूर घूर कर उसी को देखे जा रहे होते हैं और वही रीति को अजीब फील हो रहा होता है, लेकिन तभी उसे राघवेंद्र जी की आवाज़ आती है जिसके चलते वह उसे देखने लगती है। राघवेंद्र जी रीति को देखते हुए कहते हैं, रीति तुम मोहित के साथ जाओ, ये तुम्हें मेहर पे पास छोड़ देगा। फिलहाल मुझे कुछ काम है तो मैं जाकर उसे फिनिश करके आता हूँ। रीति उसकी बात सुनकर बस अपना सर हाँ में हिलती है और उसके साथ चल देती है। रीति मोहित पे पीछे चलते हुए अपने चारों तरफ देख रही होती है। तभी वहां पे एक पर्सन आता है और उसके पीछे पीछे 2 लड़कियां भी आती हैं जिनके हाथों में फाइल होती है। उन्हें देखने के बाद मोहित वहीं पे रुक जाता है और रीति भी रुक जाती है। मोहित उनकी तरफ देखा है और कहता है, क्या हुआ। तभी वह पर्सन मोहित की तरफ देखता है और रोनी सी शक्ल बनाकर कहता है, बॉस बहुत गुस्सा हो गए हैं क्योंकि इस फाइल में प्रिंटिंग गलत हो चुकी है और यहाँ पे बॉस के पर्सनल असिस्टेंट भी आज नहीं है, उन्हें किसी काम से दूसरे साइट पर जाना पड़ गया है। मोहित जैसे ही उनकी बात सुनता है वो एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है ना बॉस कितने गुस्से में आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके काम में कोई गलती हुई है। ओह गॉड मैं क्या करूँ तुम सबका। फिर वह जल्दी से उस फाइल को लेता है और देखता है कहाँ पे क्या गलती हुई है। फिर वह जल्दी से वहीं पे उस चीज़ को ठीक करने लगता है। फिर वह उन सारी मिस्टेक को सही करते हुए कहता है, अब दोबारा से तुम सब बॉस के सामने मत चले जाना, नहीं तो तुम दोनों की नौकरी जानी तो पक्की है। वह दोनों एम्प्लॉय उसकी बातें सुनकर डर जाते हैं। वहीं मोहित अपने गुस्से पर काबू करता है और कहता है, जाओ तुम दोनों यहाँ। मोहित की बात सुनते ही वह दोनों वहाँ से तुरंत चले जाते हैं और मोहित रीति की तरफ देखता है और कहता है,
रीति बच्चा मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने के लिए मिहिर की केबिन तक अभी नहीं जा सकता क्योंकि इस फाइल को कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि 15 मिनट बाद ही बहुत बड़ी कंपनी के साथ हमारी मीटिंग है। इसलिए तुम यहाँ से राइट की तरफ जाकर सामने देख रहे केबिन के अंदर चले जाना, वहाँ पे तुम्हें मिहिर मिल जाएगा या फिर उसका असिस्टेंट। रीति मोहित की बातों को समझते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जाकर अपना काम कर लो। मोहित उसकी बात सुनकर उसके माथे पर हाथ फिर आता है और फिर वह वहां से चला जाता है उसे फाइल में हुई गलती को सही करवाने के लिए। अब हम अपने क्यूट सी रीति को देखते हैं जो अपनी जगह पे खड़ी होकर ऑफिस को देख रही होती है। वह ऑफिस सच में बहुत ही बड़ा होता है। उस ऑफिस की दीवारों पर कई बड़े बड़े आर्टिस्ट के हाथों की बनी हुई पेंटिंग लगे हुए होते हैं। उस ऑफिस में कई सारे ऐसे आरती होते हैं जो सिर्फ यहीं पे होते हैं। रीति उन सब की खूबसूरती में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि वह मिहिर के केबिन में जाना ही भूल जाती है और एक एक आर्ट पीस के पास आकर उसे छू छू कर देखने लगती है। वही दूसरी तरफ मिहिर को देखते हैं तो अपने केबिन में बैठा हुआ होता है और अपने दूसरे असिस्टेंट पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या यहाँ पे मोहित नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा। वह असिस्टेंट डरते हुए कहता है, बॉस वो फाइल आ रही है, सिर्फ 2 सेकंड दीजिए। मिहिर गुस्से में कहता है, क्या अच्छा मीटिंग शुरू होगी तब आएगी फाइल। उसकी इस बात को सुनकर वह असिस्टेंट और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे एम्प्लॉय आता है और ऑफिस का गेट ओपन करता है और कहता है, बॉस फाइल रेडी है, अब हमें चलना चाहिए। मिहिर पहले तो कुछ देर देखता है और फिर कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये काम तो दूसरे एम्प्लॉय का था ना, तो तुम उसकी जगह पर क्यों आए हो। हाँ, ये काम तो दूसरे एम्प्लॉय का था, लेकिन आज बिग बॉस भी आए हुए हैं ना, तो इसलिए वो उसके काम में लग गया, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा, तो दादाजी आ गए हैं, और क्या दादाजी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मिहिर उसे एम्प्लॉय से पूछता है। यस बॉस सर, आ गए हैं और वो अपने पुराने बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग रूम में ही है। वह एम्प्लॉय अपने डर पर काबू पाते हुए कहता है। मिहिर उस एम्प्लॉय के हाथ से फाइल लेता है और उसे रीड करने के बाद कहता है, चलो फिर तुम मेरे मीटिंग रूम में। इतना कह वह अपने चेयर से खड़ा होता है और केबिन से बाहर निकल जाता है मीटिंग रूम में जाने के लिए। वही रीति को देखते हैं, वह एक वॉल के सामने खड़ी होती है जहां पर एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई होती है और वह पेंटिंग उसे इतनी अच्छी लग रही होती है कि वह से खड़ी होकर उसे ही देख रही होती है। और फिर वह उसे देखते हुए ही दूसरी तरफ जाने लगता है कि तभी वह मिहिर से टकरा जाती है और मिहिर से टकराने की वजह से वह जैसे ही गिरने वाली होती है वैसे ही मिहिर उसे उसकी कमर से पकड़ के बचा लेता है। वही रीति जो गिरने के डर से अपनी आंखों को बंद कर ली होती है, और वही दूसरी तरफ जब मिहिर अपने सामने रीति के फेस को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। मतलब उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि रीति यहाँ है। मिहिर तो रीति के फेस को ही देखता रह जाता है, उसके आईलैशेस को, उसके लिप्स को। वह उसको उस ब्लैक आउटफिट में देखकर एकदम हिप्नोटाइज सा हो जाता है और वह कब उसके लिप्स की तरफ बढ़ जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। वही दूसरी तरफ ऑफिस के सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं, वह भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके। मतलब कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि उनके बॉस ये कर क्या रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी फेस को नीचे कर लिए होते हैं तो कुछ लोग तो मजे लेकर उन दोनों की तरफ ही देख रहे होते हैं। और वह सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहे होते हैं ये देखने के लिए कि क्या सच में बॉस उस लड़की को किस करने वाले हैं। वही मोहित जो हड़बड़ी में वहां पर पहुंचा हुआ होता है, जब वह अपने सामने का सीन देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे और कैसे रोके अपने बॉस को, क्योंकि उसे मिहिर के गुस्से का शिकार होने से भी डर लग रहा होता है। लेकिन जब उसकी नज़र ऑफिस में खड़े बाकी लोगों पर जाती है जो उन दोनों को ही घूर घूर कर देख रहे होते हैं, तो उसका मुंह बन जाता है और फिर वह मिहिर और रीति की तरफ देखता है। रीति की आंखें जहां अभी भी बंद होती है, वही मिहिर के लिप्स अब रीति के लिप्स को छूने ही वाले होते हैं। ये सब देखकर मोहित अपने मन में कहता है, नहीं, मैं ये सब नहीं होने दे सकता, और इन बेशर्म ऑफिस वालों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मोहित फिर बहुत हिम्मत करता है और बोलता है, बक बक बॉस, मीटिंग है बॉस। मिहिर जब मोहित की आवाज़ सुनता है तब जाकर वह अपने आप को और रीति को देखता है और जल्दी से अपने होश में आता है और रीति को सही से खड़ा करता है। रीति भी अपनी आंखों के अब तक ओपनली होती है और वह मिहिर की तरफ देखने लगती है। मिहिर अपने सेंस में आता है और वह रीति के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है, रीति तुम यहाँ कैसे आई। रीति कुछ देर तक तो उसकी आंखों में ऐसे ही देखती रहती है और फिर बहुत हिम्मत करके कहती है, मैं यहाँ दादाजी के साथ आई। अच्छा, तुम दादाजी के साथ यहाँ आए हो। तभी वहाँ पे उसका दूसरा असिस्टेंट भी आ जाता है और कहता है, हाँ सर, रीति बड़े सर के साथ ही आई है और सर ने मुझे बोला भी था इनको आपके पास छोड़ने के लिए, लेकिन मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं चला गया था।
मिहिर उस अंकल टाइप्स लिखने वाले असिस्टेंट को बचपन से अपने दादाजी का के साथ देखता हुआ आ रहा होता है, इसलिए वह उनको भी अपनी अंकल की तरह ही मानता था, इसलिए वह उनकी बातों को ज़्यादा माइंड नहीं करता है। नहीं तो अगर यह गलती किसी और से हुई होती तो वह अब तक उसका जीना हराम कर चुका होता। फिर मिहिर रीति के माथे पर हाथ रखता है और कहता है, चलो अब तुम आ ही गई तो मेरे साथ मेरे केबिन में चलो। तभी मोहित एक बार भी अपने आप को शेर के हवाले करते हुए कहता है, बॉस लेकिन हमारी तो अभी मीटिंग है और को पता है ना वह मीटिंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा खास है। मोहित की बात सुनकर मिहिर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन मीटिंग के सीरियसनेस को देखते हुए वह रीति की तरफ देखता है और कहता है, रीति तुम मुझे बताओ, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी या फिर मेरे ऑफिस में बैठकर मेरे आने का इंतजार करोगी। रीति मिहिर की तरफ देखती है और फिर कहती है, मैं आपके साथ जाऊंगी। मिहिर स्माइल करते हुए उसके चिक्स पे अपना एक हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। और फिर वह रीति के हाथों को पकड़ लेता है और मोहित की तरफ देखते हुए कहता है, जाओ और सबको इन्फॉर्म कर दो मैं आ रहा हूँ। मोहित ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर मिहिर रीति का हाथ पकड़ता है और कहता है, रीति चलो। वही रीति मिहिर के पीछे पीछे चलने लगती है। मिहिर ने रीति का हाथ पकड़ा हुआ था और वही रीति बार बार उस हाथ की वही देखे जा रही होती है। आज उसे बहुत डिफरेंट फील हो रहा होता है। कुछ मिनटों बाद ही मिहिर वहां पे आ जाता है जहां पे उसकी मीटिंग होने वाली थी। जैसे ही मिहिर वहां पे आता है, मोहित वही सामने गेट के पास ही खड़ा होता है और मिहिर को देखते ही कहता है, बॉस सब कुछ रेडी हो गया है, सब लोग आपका ही वेट कर रहे हैं। मिहिर सिर्फ अपना सर हाँ में हिलता है और फिर मोहित उस मीटिंग रूम गेट ओपन करता है और मिहिर रीति को लेकर अंदर चला जाता है। जैसे ही सभी लोग मिहिर को देखते हैं वो सब उसे ग्रेट करते हैं और फिर बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी नज़र जैसे ही रीति पे जाती है वो शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन और मिहिर के साथ क्या कर रही है। लेकिन फिर उन्हें लगता है ये लड़की जरूर यहाँ की कोई ऑफिस वर्कर होगी या फिर कोई नई असिस्टेंट। बोलो इससे आगे नहीं सो पा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि जो इंसानों के सामने खड़ा है वह एक राक्षस है और उसे लड़कियों से कोई मतलब नहीं है और ना ही किसी लड़की में इतनी हिम्मत होगी जो इस राक्षस के साथ रह सके। वही रीति पूरे टाइम अपना फेस नीचे ही की हुई होती है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर किसी ने उसे देखा तो इसकी सजा भी उसी को मिलेगी। ये बात मिहिर ने उसे मीटिंग रूम में आने से पहले ही बोल दी होती है। वही मिहिर धीरे से अपनी सीट की तरफ बढ़ जाता है और अपने चेयर पे बैठकर आराम से रीति के बैठने के लिए चेयर निकलता है और उसे अपने बगल में बिठा लेता है। वही बाकी लोग अब क्यूरियोसिटी से रीति की तरफ देखने लगते हैं और वो लोग ये सब देखकर एकदम हैरान हो चुके होते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है, आखिरकार ये लड़की है कौन जिसकी केयर खुद उनका बॉस कर रहा है। लेकिन मिहिर से ये क्वेश्चन पूछने की किसी भी पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं थी। वो लोग चुपचाप वह सब कुछ देख रहे थे। फिर मिहिर उन सब की तरफ अपनी तीखी आंखों से घूरते हुए देखता है और बोलता है, अगर तमाशा देखना बंद हो गया हो तो मीटिंग रुको करो। वो लोग जैसे ही उसकी बात सुनते हैं सब जल्दी जल्दी से अपने कामों में लग जाते हैं और फिर जल्दी ही मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। रीति लगभग 2 घंटे तक तो सब कुछ ध्यान से सुनती है, लेकिन फिर उसे वहाँ पे बैठे बैठे बोरियत फील होने लगता है और फिर धीरे धीरे करके उसे नींद आने लगती है और वह चेयर पे अपना सर पीछे करके आंखें बंद कर लेती है और कुछ ही मिनट के अंदर वह गहरी नींद में सो भी जाती है। जो बाकी सब मेंबर मीटिंग रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं, जब वह ये देखते हैं कि वो लड़की वहां बैठकर सो गई है तो वह लोग बुरी तरीके से डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था अब किसी भी वक्त मिहिर की नज़र जब उस लड़की पर पड़ेगी तो वह उस लड़की पर बहुत बुरी तरीके से चलाएगा, वह भी तब तक जब तक वह लड़की बुरी तरीके से रोने नहीं लगेगी। ये सब बातें वह सभी लोग सो रहे थे, लेकिन जब मिहिर की नज़र रीति पे पती है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वह अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कोट को निकालकर उसे अच्छे से कवर कर देता है। वह उसके फेस को भी ढक देता है जिससे कि कोई उसको न देख पाए। वह बाकी मेंबर उसको ऐसा करते देखकर शॉक में चले गए होते हैं क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि जो सामने इंसान है वह उनका वही बॉस है जो हल्की से अगड़ाए आने पर उन्हें बेइज्जत करके यहाँ से निकाल देता था। मिहिर उस सब की नज़रों को इग्नोर करता है और फिर बैठकर उसे मीटिंग पर फोकस करते हुए उन सब के साथ डिस्कशन करने लगता है। ऐसे ही 4 घंटे तक वह मीटिंग चलती है और फिर एक एक करके सारे लोग वहां से चले जाते हैं। उन सब के जाते ही मिहिर रीति को अपनी गोद में उठता है और उसे अपने केबिन में लाकर सोफे पे लिटाकर उसके सर को अपनी गोद में रख लेता है और उसके सर को सहलाने लगता है। रीति इस वक्त बहुत ही प्रिटी लग रही होती है जिससे मिहिर अपनी नज़ारे उस पे से नहीं हटा पाता है। मिहिर को पता ही नहीं चला वह कब रीति को देखते हुए ही उसके क्लोज चला गया और फिर वह उसके लिप्स पे अपने लिप्स को सॉफ्टली टच करता है और फिर वह अपने लिप्स को धीरे धीरे मूव करने लगता है।
मिहिर को तो पता ही नहीं चला वो कब ये करने लगा। मिहिर जब उसके लिप्स पे अपने लिप्स चला रहा होता है और फिर वह रीति के लिप्स पे अपने लिप्स को बुरी तरीके से प्रेस करने लगता है। वही रीति जो नींद में थी उसे पता नहीं क्यों ये चीज़ बहुत अजीब लग रही थी, और वही मिहिर जैसे जैसे रीति को किश करते जा रहा था उसे बहुत डिफरेंट फील हो रहा होता है और वह अब और भी ज़्यादा चाहता था रीति को। रीति नींद में थी और उसे कुछ अजीब फील हो रहा था, तो वह नींद में ही धीरे से आवाज़ करती है क्योंकि मिहिर बहुत ही फोर्सफुली अपने लिप्स को उसके लिप्स पर प्रेस कर रहा था। मिहिर फिर धीरे धीरे करके अपने टंग से रीति के माउथ को ओपन करने की कोशिश करता है क्योंकि मिहिर बहुत डिस्परेट हो रहा था और वह पूरी तरीके से रीति के माउथ को फील करना चाहता था। इसलिए वो अपने टंग से रीति के माउथ को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन रीति नींद में थी तो वो अपने माउथ को बिल्कुल अभी ओपन नहीं कर रही थी। मिहिर फिर धीरे धीरे से रीति के लिप्स पर उसे छोटे छोटे बाइट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से रीति थोड़ी थोड़ी आवाज़ें करने लगती है और वह धीरे धीरे करके अपने माउथ को भी ओपन करने लगती है। मिहिर जब ये देखता है तब वह स्माइल करता है और वह डेस्परेटली रीति को और भी ज़्यादा डीप किस करना शुरू कर देता है। उसे पता ही नहीं चलता वह कब रीति एग्रेसिवली किस करने लगता है। वही रीति को नींद में ही अपने लिप्स पर हल्का हल्का दर्द फील होने लगता है। रीति फिर धीरे धीरे करके अपने आइज़ को ओपन करती है और जब वह मिहिर को अपने ऊपर झुके हुए देखते हैं तो वह उसे धक्का मार के खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। मिहिर तब जाकर अपने सेंसर्स में वापस आता है और वह तुरंत उसे थोड़ा सा दूर हो जाता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं ऐसे कैसे बहक सकता हूँ, वह गॉड ये मेरे से क्या हो गया। वही रीति अपने आंखों में आंसू लिए मिहिर को डरते हुए देखती है और फिर वह अपने आप को देखते हैं जो अभी भी मिहिर के गोद में लेटी हुई थी। ये देखकर वह बुरी तरह से डर जाती है और जल्दी से उससे एकदम दूर हो जाती है और डरते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो गलती से सो गई थी। मिहिर जब ये देखता है तो वह उसका हाथ पकड़ के एकदम से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे रीति उसके गोद में आकर बैठ जाती है। मिहिर फिर रीति की तरफ देखता है और अपने एक हाथ से उसकी चिन को पकड़ के उसकी फेस को ऊपर करता है और कहता है, तुम रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें मना किया है ना रोने से, और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। रीति अपनी डरी हुई नज़रों से मिहिर को देखती है और धीरे से कहती है, क्योंकि आप मुझे खा रहे थे, आप मुझे खा जाना चाहते हो ना, प्लीज़ आप मुझे मत खाओ। मिहिर उसको अपनी कंज्यूरिंग नज़रों से देखा है और कहता है, रीति ये क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा। रीति रोते हुए कहती है, क्योंकि आपको भूख लगी है ना। मिहिर कहता है, हाँ तो अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा ना, मैं इंसान को थोड़ी खाऊंगा। रीति ने रुआंसी आवाज में कहा, हाँ अभी आप मेरे होठों को खा रहे थे और फिर जब आपका पेट नहीं भरता तो आप मुझे भी खा जाते। मिहिर ने पहले तो उसे घूरा, फिर उसके इस मासूम जवाब पर हल्की हंसी रोकते हुए कहा, ओह तो तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें खा रहा था। रीति ने धीरे से सिर हिलाया। मिहिर के होठों पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान आई। उसने अपनी बाहें कसकर रीति के चारों ओर लपेट ली और धीमी मोहक आवाज में फुसफुसाया, अगर मैं तुम्हें खाऊंगा तो धीरे धीरे खाऊंगा ताकि तुम ज्यादा भाग न सको। रीति की आंखें बड़ी हो गईं। नट नहीं। मिहिर फिर रीति की तरफ देखता है और कहता है, रीति तुम्हें भूख लगी है। रीति यह सुनकर डर जाती है और उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसको इतना डरा हुआ देखकर मिहिर अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और फिर जी भर के हंस लेने की बात कहता है, मैं तुम्हें खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हें भूख लगी है क्या, तुम खाना खाना चाहती हो, मैं खाना मंगवा दो तुम्हारे लिए। रीति उसकी बात सुनकर डरते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी डोर पर नॉक होता है तो मिहिर उसे अंदर आने के लिए मोहित जैसे ही रूम के अंदर आता है वह रीति और मिहिर को देखता है। उन्हें देखने के बाद वहां जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी बॉस। मिहिर मोहित की तरफ देखता है और कहता है, मोहित ऐसा कुछ भी नहीं है। वही रीति मिहिर की गोद से जल्दी से उठ जाती है और एक किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। राघवेंद्र जी अपना काम खत्म करके मिहिर के केबिन में आ जाते हैं और रीति को देखते हुए कहते हैं, रीति बेटा तुम ठीक तो हो ना। रीति उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी मिहिर कहता है, दादाजी बैठिए हैं, हम लोग साथ में लंच कर लेते हैं, लंच का टाइम हो गया है। फिर वह मोहित की तरफ देखता है और कहता है, मोहित जो और सबके लिए लंच लेकर आओ। मोहित भी ओके बोलकर वहां से चला जाता है। वही मिहिर वापस अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है।
फिर कुछ देर बाद मोहित सबके लिए लंच लेकर आ जाता है और उसे टेबल पर अच्छे से लगाकर उन सबको लंच करने के लिए बोलकर वहां से बाहर चला जाता है। फिर तीनों बैठकर अच्छे से लंच करते हैं और उसके बाद रीति राघवेंद्र जी के वापस से घर चली जाती है। रात के समय रीति हॉल में श्रेया के साथ बैठी हुई होती है और वह अपने बुक्स को बहुत ही एक्साइटेड होकर देख रही होती है क्योंकि श्रेया कॉलेज से आते समय उसके लिए उसके बुक्स लेकर आई थी, क्योंकि कल रीति का एडमिशन होने वाला था उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी। रीति बहुत ही खुश होकर उन किताबों को देख रही होती है और तभी उसको यश सामने से आते हुए दिखाई देता है तो वह स्माइल करते हुए उसके पास जाती है और कहती है, अंकल देखिए मेरे लिए बुक्स आ गए, अब मैं भी स्कूल जाऊंगी। यश रीति की बात सुनकर अपना मुंह बना लेता है जैसे उसने कड़वा करेला खा लिया हो और फिर वह रीति को अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगता है और कहता है, मेरी लिटिल भाभी मैंने आपसे कितनी बार बोला है ना आप मुझे अंकल मत बोला करो, मतलब मेरे जैसे हैंडसम बंदा कहाँ से आपको अंकल लगता है, मेरी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी और आपने मुझे अंकल ही बना दिया है। ये दिन देखने से पहले मैं किसी खूबसूरत सी लड़की की बाहों में क्यों नहीं गिर गया। श्रेया यश की नौटंकी देखकर हंसने लगती है और कहती है, भाई बस भी करो मेरा पेट दर्द करने लगा हंसने की वजह से, मतलब इतना ड्रामा कौन करता है, सच में आप ड्रामा क्वीन हो, आपको लड़का नहीं लड़की बनकर पैदा होना चाहिए था, लगता है भगवान ने गलती से आपको लड़की की जगह पर लड़का बनाकर भेज दिया यहाँ पर। यश उसकी बात सुनकर उसके गालों को पकड़ता है, कहता है, बस पर छोटी चुहिया। फिर तीनों आपस में मस्ती करने लगते हैं। रीति की हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। यश ने उसका एक हाथ पकड़ रखा था और उसे अपनी तरफ खींच रहा था, वहीं दूसरी तरफ से श्रेया उसे अपनी ओर खींच रही थी। अरे यार छोड़ो वरना मैं गिर जाऊंगी, रीति हंसते हुए बोली। यश मजाक में बोला, गिर भी गई तो क्या, मैं पकड़ लूंगा। श्रेया हंसकर बोली, और मैं भी। तीनों अपनी मस्ती में इतने मग्न थे कि उन्होंने दरवाजे पर खड़े मेहर की जलती हुई निगाहों को नोटिस ही नहीं किया। उसकी आंखें सीधे रीति पर टिकी थी, जो बिना किसी झिझक के इतनी हंसी मजाक कर रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे वो किसी बेहद करीबी के साथ हो। ये लड़की हर किसी के साथ इतनी खुलकर हंस सकती है, बस मुझसे ही नहीं। मेहर की उंगलियां मुट्ठियों में कस गईं। क्या मैं इसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं जो मुझसे हमेशा इतनी दूरी बनाकर रखती है। उसका गुस्सा अब और नहीं थमा और वह तेज कदमों से आगे बढ़ा। अचानक उसने यश को पीछे से पकड़ लिया। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेहर की आवाज ठंडी मगर सख्त थी। यश ने चौंक कर पीछे देखा, फिर कंधे उचकाकर बोला, अबे मेहर, तुझे दिख नहीं रहा? मस्ती कर रहा हूँ। मेहर की आंखों की सख्ती और बढ़ गई। ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मैंने पूछा, तू इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहा है? यश मुस्कुरा कर बोला, अबे तुझे कब से भूलने की बीमारी हो गई? तूने ही तो कहा था कि जब तक तू नहीं आता तब तक मैं यहाँ रुकूं। मेहर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अब मैं आ गया हूँ तो अब तू यहाँ से जा सकता है। यश ने नकली आह भरी, ऐसे कैसे? अब तो मैं यही डेरा डालने वाला हूँ। मेहर के चेहरे की कठोरता और बढ़ गई, लेकिन यश अभी भी अपनी चुटीली बातों से बाज नहीं आया था। फिर वह मेहर के एकदम नजदीक आकर धीरे से फुसफुसाते हुए उसके कान में कहता है, वैसे एक बात बता, तुझे इतनी जल्दी जलन क्यों हो रही है? यश ने मजे से मुस्कुरा कर कहा, अपनी बीवी को मेरे साथ देखकर तेरा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? मेहर ने उसे घूरा लेकिन कुछ बोला नहीं। यश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, पर असली खेल तो कल से शुरू होगा। कल से न, रीति कॉलेज जाने वाली है। मेहर का दिल एक अजीब सी बेचैनी से सिकुड़ गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा। यश ने जानबूझकर उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए आगे कहा, और तुझे तो पता ही होगा कॉलेज में कितने हैंडसम लड़के होते हैं, अगर उसे कोई पसंद आ गया तो। मेहर के जबड़े भींच गए। यश मुस्कुराकर आगे कहता है, वैसे भी अब उसकी उम्र ही ऐसी है, बॉयफ्रेंड बनाने की उम्र। क्या पता सच में कोई पसंद आ जाए और वो तेरे सामने ही उसे खड़ा कर दे। रीति ने चौंककर यश की तरफ देखा, यश बकवास मत कर। लेकिन यश रुका नहीं, वो तो मेहर को और चिढ़ाने के मूड में था। मतलब सोचना, कोई लड़का आएगा, उसे घुटनों पर बैठकर प्रपोज करेगा, रोमांटिक डेट्स पर ले जाएगा, प्यार भरी बातें करेगा, और फिर एक दिन वो तुझे बोलेगी, मेहर मैं अब और इस शादी में नहीं रह सकती, मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। मेहर की आंखें अब गहरे गुस्से से लाल हो गई थीं, उसकी सांसें भारी हो गईं और उसके भीतर कुछ चलने लगा था। यश ने और वार किया, वैसे भी तू तो उससे प्यार करता नहीं, तो वो अपने लिए कोई ऐसा ढूंढेगी ही न जो उसे सच में प्यार करे। आखिर तेरे जैसे सुपर अनरोमांटिक इंसान के साथ कौन जिंदगी भर रह सकता है?
अब मिहिर और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक झटके में यश का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए फुफकारा, एक और शब्द निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा। यश ने हल्का सा मुस्कुराकर अपना कॉलर छुड़ाया। अरे यार, सच कड़वा लगता है ना। मिहिर के चेहरे पर जलन, गुस्सा और कहीं न कहीं एक छुपा हुआ डर था। अगर सच में रीति को कोई और पसंद आ गया तो ये ख्याल उसे अंदर तक झकझोर गया। तो एवरीवन बाय और थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करो। बच्चे को थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी, इससे आप लोगों का घाटा नहीं होगा।